तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर का डास सब्जेक्ट। उसमें से भी यूनिट नंबर 4 बैक ट्रैकिंग एंड ब्रांच एंड बाउंड। तो हमें इसमें क्या-क्या पढ़ना है कि बैक ट्रैकिंग का प्रिंसिपल पढ़ना है, कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन मतलब उसका सूडो कोड वगैरह देखना है, उसमें से टाइम एनालिसिस देखना है और उसमें 3 प्रॉब्लम देखने की, एट क्वीन प्रॉब्लम, ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम एंड सम ऑफ सबसेट्स प्रॉब्लम। और उसके बाद है ब्रांच एंड बाउंड और उसमें भी वही चीज़ें देखने की, कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन, टाइम एनालिसिस और हमें 3 स्ट्रैटेजी देखनी है, फीफो, लीफो एंड लीस्ट कॉस्ट एलसी अप्रोच। और उसमें हमें देखने हैं 2 एग्जांपल, टीएसपी और नैपसैक प्रॉब्लम। तो ये दोनों प्रॉब्लम हमें देखने हैं। तो हम देखते हैं अब बैक ट्रैकिंग एंड ब्रांच एंड बाउंड फ्रॉम हमारे प्यारे डी के साहब के नोट से। तो व्हाट इज़ बैक ट्रैकिंग? बैक ट्रैकिंग इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी that incrementally builds solution one step at a time, and it backtrack as soon as it determines the current path cannot lead to a valid solution। मतलब बैकट्रैकिंग एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है जहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अगर कुछ कोई स्टेप में हमें पाथ जो ऐसा कोई पाथ मिल जाता है कि जो कि वैलिड सॉल्यूशन की तरफ हमें रिडायरेक्ट नहीं करता है, तो हम वहाँ से बैक ट्रैक करते हैं। दिस अप्रोच इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर्स सर्चिंग थ्रू अ लार्ज सॉल्यूशन स्पेस। तो जैसे कि सीएसपी प्रॉब्लम और पजल, एन क्वींस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें बैक ट्रैकिंग का हम यूज़ करते हैं। तो मेन आइडिया इज टू एक्सप्लोर ऑल पोटेंशियल सॉल्यूशंस, मेकिंग सीरीज ऑफ चॉइसेस बट टू प्रून पाथ दैट वायलेट्स कंस्ट्रेंट और डू नॉट लीड टू ऑप्टिमल रिजल्ट। जैसे ही हमें कोई अनवैलिड पाथ मिल जाए जो कि सॉल्यूशन की तरफ नहीं लेके जाता है, तो हम वहाँ से उस पाथ को प्रून करते हैं। कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन, कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या है कि एल्गोरिदम ऑफ दैट बैक ट्रैकिंग। तो एल्गोरिदम बैक ट्रैकिंग partial solution, if partial solution is complete and valid, then record that solution and return। and अगर वो solution नहीं है तो हम हमें क्या करना है कि for each possible choices हमें हर एक चॉइस पे ये देखना है कि चॉइस इज फिजिबल, देन हम ऐड करेंगे उस चॉइस को पार्शियल सॉल्यूशन में और बैक ट्रैक करेंगे वो पार्शियल सॉल्यूशन, मतलब एक्सप्लोर करेंगे उस सॉल्यूशन को। अगर हमें कहा फंस गए तो हम क्या करेंगे, रिमूव दैट चॉइस फ्रॉम पार्शियल सॉल्यूशन एंड बैक ट्रैक। तो यही है एल्गोरिदम और कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन ऑफ बैक ट्रैकिंग कि हम देखेंगे पार्शियल सॉल्यूशन वैलिड है क्या नहीं वैलिड है। अगर वैलिड है तो रिकॉर्ड में ऐड करेंगे और नहीं है तो इग्नोर करेंगे और अगर बैक ट्रैक करेंगे, हम हर एक चॉइस में देखेंगे कि वो चॉइस फिजिबल है या नहीं है और रिटर्न में करेंगे पार्शियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं उसका टाइम एनालिसिस ऑफ दिस कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन। सिंस बैकट्रैकिंग एल्गोरिदम इज प्योरली ब्रूट फोर्स, देयरफॉर इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इट परफॉर्म्स वेरी पुअरली। अब देख सकते हो कि हम बैक ट्रैक मतलब जैसे ब्रूट फोर्स अप्रोच होता है कि जाना, एक्सप्लोर करना चॉइसेस और फिर से अगर नहीं मिल रहे तो बैक ट्रैक करना। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस बैक ट्रैक सोल्यूशन इज मेनली डिपेंड ऑन टू थिंग्स, दैट इज नंबर ऑफ चॉइसेस एट ईच स्टेप। हम हर एक स्टेप पे कितने चॉइसेस ले रहे हैं और ऑफ डेप्थ ऑफ दैट डिसीजन ट्री। तो m raised to power n is time complexity of backtracking। So there is n levels or m choices at each level, then the time complexity is omega of m raised to n। तो डेफिनेशन क्या है, डिफाइन द टर्म्स है कि यहाँ पे दो चीज़ें होती है कि एक्सप्लिसिट कंस्ट्रेंट क्या होता है और इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट क्या होता है। तो एक्सप्लिसिट क्या है, दिस आर द रूल्स ऑफ द प्रॉब्लम itself that every valid solution must satisfy। They are fixed, problem specific and must be satisfied at all times। n queen problems, a queen must be placed on board, only one queen per row। मतलब क्या कि अगर एक्सप्लिसिट कंस्ट्रेंट मतलब क्या है, जो प्रॉब्लम के साथ होते हैं, एक्सप्लिसिटली हम डिफाइन नहीं करते कंस्ट्रेंट, एक्सप्लिसिटली प्रॉब्लम के साथ वो आते हैं, उन उन कंस्ट्रेंट को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कंस्ट्रेंट। जैसे कि एन क्वीन प्रॉब्लम में ओनली व्हेन क्वीन कैन इन रो और कॉलम, ये एक्सप्लिसिट कंस्ट्रेंट है। और इम्प्लिसिट में क्या होता है कि दिस आर एडिशनल कंस्ट्रेंट दैट अराइज ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जब हम सॉल्यूशन बिल्ड करते हैं उस वक्त जो कंस्ट्रेंट हमें रेज होते हैं या समझते हैं, उस कंस्ट्रेंट को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट। लाइक द नो टू क्वींस कैन अटैक ईच अदर, ये क्या है, इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट है। तो ये दो पॉइंट हमें याद रखने हैं कि
एक्सप्लिसिट में क्या है, ओनली वन क्वीन कैन इन वन रो और कॉलम, एंड एक्सप्लिसिट में नो टू क्वींस कैन अटैक ईच अदर। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। उसके बाद है ग्राफ कलरिंग यूजिंग बैक ट्रैकिंग एंड न्यूमेरिकल्स। अब ग्राफ कलरिंग वाला एग्जांपल देखते हैं कि द ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम इज अबाउट असाइनिंग अ कलर टू वर्टाइसेस ऑफ ग्राफ सच दैट no two adjacent vertices share the same color, that is implicit constraint, and the number of colors used should be minimized within the given limit। मैं वो ग्राफ कलरिंग वाला पता ही है ना कि एग्जांपल, हर एक हमें वर्टाइसेस को कलर देना है और ऐसा कलर देना है कि दोनों एडजेसेंट वर्टिसेस को सेम कलर ना आए, और हमें ट्राई करना है कि हम मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स यूज करें। तो इसको सॉल्व करने के स्टेप्स क्या है कि चूज अ वर्टेक्स, स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्टेक्स। हमें फर्स्ट वर्टेक्स के साथ स्टार्ट करना है, उसको एक कलर असाइन करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, मूव द नेक्स्ट वर्टेक्स, रिकर्सिवली असाइन द कलर्स टू द नेक्स्ट वर्सेस। एंड जब हम असाइनिंग करेंगे न्यू कलर, तो हमें क्या याद रखना है कि डज नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद एडजेसेंट वर्टेक्स। जो हम वो कलर देंगे वो एडजेसेंट वर्टेक्स के साथ वो कलर कॉन्फ्लिक्ट मतलब सेम नहीं होना चाहिए। और इफ हम बैक ट्रैक करेंगे इफ नीडेड, कब, इफ नो वाइट कलर इज फाउंड फॉर करंट वर्टेक्स, देन बैक ट्रैक बाय चेंजिंग कलर ऑफ प्रीवियस वर्टेक्स एंड ट्राई अगेन। एंड आखिरी में स्टॉप व्हेन ऑल वर्टेक्सेस आर कलर्ड। तो इसका हम क्वेश्चन देखते हैं कि तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा ऐसा C1 C2 C5 तक और C1 से C5 तक। और ये तुम्हें यहाँ क्या है कि C1 से C2 में ब्रांच है या एज है, जहाँ पे एजेस है वहाँ पे वैल्यू 1 दी है, और जहाँ पे एजेस नहीं है वहाँ पे वैल्यू 0 है, 0 है। दैट इज 1 रिप्रेजेंट द एज बिटवीन द टू वर्टिसेस एंड 0 मीन्स नो एज। एंड C1 से C5 क्या है, वर्टिसेस है। सो अगर तुमने इस एडजेंसिटी मैट्रिक्स को अगर ग्राफ में कन्वर्ट किया तो ये ऐसा दिखेगा कुछ, C1 C2 C4 C3 C5, और ऐसे उसमें जैसे डायरेक्शनल जैसे। तो लेट्स स्टार्ट विद द विथ 3 कलर, रेड ग्रीन एंड ब्लू। और हर एक कलर को हम क्या करेंगे, एक कलर असाइन करेंगे, एक नंबर असाइन करेंगे। दैट इज रेड को 1, ग्रीन को 2, ब्लू को 3। तो स्टेप 1 क्या है, स्टार्ट विद द कलर्स। सभी वर्टाइसेस इनिशियली क्या है, सभी 0 0 है, तो नो वर्टाइसेस हैव बीन कलर्ड एट। हमें स्टेप 2 क्या है, टेक फर्स्ट वर्टाइसेस C1, वी कैन असाइन फर्स्ट कलर टू C1। तो हमने अगर C1 को कलर दे दिया, फर्स्ट कलर हमने C1 को दिया, तो नेक्स्ट वर्टिसेस को हम क्या दे सकते हैं, 1 नहीं दे सकते। तो उसके बाद यहाँ देखो, C1 को हमने 1 दिया मतलब रेड दिया, तो हम अब C2 को देखेंगे, C2 को हम रेड दे सकते हैं क्या, नहीं। C2 को हम कौन सा देंगे, ग्रीन कलर। ठीक है, C2 को ग्रीन देंगे। उसके बाद C3 को हम कौन सा दे सकते हैं, हमें फिर से कलर में देखना है स्टार्टिंग से, 1 2 3 मतलब रेड ग्रीन ब्लू। अब रेड दे सकते हैं क्या, उसके एडजेसेंट में रेड है क्या, नहीं है, तो हम रेड दे सकते हैं C3 को। ठीक है, हमने दे दिया C3 को फिर से रेड। अब बारी है C4 की। अब C4 में C1 को रेड है और C4 कनेक्ट है C3 को, और दोनों तरफ रेड रेड है, तो हम ग्रीन दे सकते हैं क्या, हाँ दे सकते हैं। तो C4 को हमने दिया है ग्रीन। अब C5 की बारी है, C4 में है ग्रीन, C3 में है रेड, C4 में है ग्रीन और C3 में है रेड। तो हमें C5 को कलर कौन सा देंगे हम, बचा हुआ वो है ब्लू। और तुम्हें वो इसको कैसे इस फॉर्म में लिखना है कि जैसे अरे के फॉर्म में, मतलब कलर्स और जहाँ पे C1 है तो 1, C2 की जगह 2, C3 को फिर से 1, C4 को हम क्या करेंगे 2 देंगे, सेकेंड वाला देंगे, और C5 को आखिरी में थर्ड कलर। तो इस तरह तुम्हें आंसर लिखना है कि असाइनिंग कलर्स फ्रॉम 3 to C5, और एक कलर्स का अरे तुम्हें लिखना है, और फाइनल यही आंसर है तुम्हारा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद है रिकर्सिव बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम फॉर ग्राफ कलरिंग। अब रिकर्सिव बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम क्या है कि वी हैव आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ G विथ M कलर्स। एल्गोरिदम क्या है उसका, GMN कलर्स वर्टेक्स, इफ वर्टेक्स इक्वल टू n, मतलब ऑल वर्टेक्स आर कलर देन प्रिंट कलर्स एंड रिटर्न ट्रू, मतलब ये फाइनल है। अगर वर्टेक्स सभी वर्टेक्स कलर नहीं है तो क्या करना है हमें कि फॉर हमें क्या करना है, ट्राई ईच कलर। हमें कलर कलर के हिसाब से सॉर्ट ट्राई करना है कि सबसे पहले हम देखेंगे रेड है, रेड को कलर कर सकते हैं क्या, नहीं, तो फिर बैक ट्रैक, फिर नेक्स्ट कलर पे जाओ, हम ग्रीन दे सकते हैं क्या, ठीक है फिर ग्रीन, ऐसा मतलब ये चेक करना है तुम्हें। इफ
इस सेफ एक फंक्शन है, इस सेफ का, इस सेफ क्या कर रहा है, इस सेफ कलर चेक कर रहा है कि ये हम दे सकते या नहीं दे सकते। तो इस स्टेप में जी कलर्स वर्टेक्स कलर फॉर नेबर फ्रॉम 0 to n-1, हम क्या करेंगे, वहां पे ऑल नेबर्स चेक करेंगे। इफ जी वर्टेक्स ऑफ नेबर्स इक्वल टू 1 एंड कलर इक्वल ऑफ नेबर इक्वल टू कलर, देन रिटर्न फॉल्स। हम देखेंगे कि वो कलर नेबर के कलर के साथ मैच हो रहा है तो हम रिटर्न फॉल्स करेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो रिटर्न ट्रू करेंगे। मतलब यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं कि हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है कि वो कलर एडजेसेंट कलर को असाइन है क्या नहीं। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, उस कलर को वर्टेक्स को वो कलर असाइन करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ कंडीशन चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इफ ग्राफ कलरिंग, फिर से हम रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ऊपर वाला फंक्शन ही कॉल कर रहे हैं। और अगर वो वैल्यू रिटर्न दे रहा है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू करेंगे। और नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, फिर से बैक ट्रैक करेंगे कि उस कलर को असाइन फिर से 0 मान के, जो इस जहाँ पे हमने यहाँ पे कलर असाइन किया था उसको हम देख रहे हैं कि वो जो हमने कलर अप्लाई किया है वो हमें फाइनल सॉल्यूशन में रिटर्न ट्रू दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है तो हम फिर से उसे बैक ट्रैक करेंगे और रिटर्न फॉल्स करेंगे। नो वैलिड कलर इफ फाउंड, अगर कोई आखिरी में कोई कलर हमें नहीं मिल रहा है तो एक बार ये प्रॉपर एल्गोरिथम देख लो एक बार, और तुम्हें थोड़ा फार उसको याद रख लो और तुम्हें यही एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम क्या है कि ओमेगा ऑफ m रेज टू n इंटू n टाइम्स, क्योंकि वो हमने n टाइम्स उस हमने वहाँ पे फॉर लूप चलाया इसलिए। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रॉब्लम। आई थिंक ये सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम बहुत बार आया एग्जाम में। तो प्रॉब्लम है सम ऑफ सबसेट्स प्रॉब्लम विथ न्यूमेरिकल्स, मतलब हाँ। तो तुम्हें यहाँ पे सबसे पहले वहाँ पे डेफिनेशन दी है, क्या है कि द सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम इज अबाउट फाइंडिंग सबसेट ऑफ गिविंग सेट whose एलिमेंट्स ऐड अप टू अ स्पेसिफिक टारगेट। हमें टारगेट दिया होता है और हमें उस अरे में से सबसेट निकालने हैं जिसका सम वो स्पेसिफिक टारगेट वैल्यू है। तो इट इज़ अ क्लासिकल कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व यूजिंग बैक ट्रैकिंग। तो यहाँ पे इसके लिए सॉल्व करने के लिए स्टेप्स क्या है, स्टार्ट विथ एन एम्प्टी सबसेट एंड अ टारगेट सम, एट ईच स्टेप आइदर इंक्लूड और एक्सक्लूड द करंट एलिमेंट। हम क्या करेंगे, करंट एलिमेंट को एक तो इंक्लूड करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, और चेक करेंगे सबसेट ऑफ द सम इक्वल्स टू द टारगेट और नॉट। अगर टारगेट के इक्वल सम है तो हम उससे प्रिंट करेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, मतलब एक्सक्लूड है इंक्लूड करेंगे। अगर सम एक्सीड हो गई, मतलब अगर सम ऑफ सबसेट अगर एक्सीड हो रही है टारगेट सम से, तो हम क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे। ठीक है, ये 4 स्टेप तुम्हें लिखने हैं। और उसका न्यूमेरिकल अब हम देखते हैं कि यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा एक सेट जिसमें एक वैल्यूज दिए है और तुम्हें सम दिया है, और दैट इज टारगेट सम जो तुम्हें फाइंड करना है। तो वी स्टार्ट विथ एन एम्प्टी सबसेट वेयर सम इक्वल टू 0 एंड इंडेक्स इक्वल टू 0, एक्सप्लोर ईच एलिमेंट्स, फॉर दैट वी क्रिएट अ टेबल। तो यहाँ पे तुम्हें सेट दिया है 2 3 5 6 8 10, और तुम्हें ये ऐसा टेबल निकालना है कि यहाँ पे सबसेट सम और तुमने डिसीजन क्या लिया। तो इनिशियली एम टी ए 0 हमने स्टार्ट किया था, तो हमने यहाँ पे उसको 2 डाला। तो 2 जब डालेंगे तो सम कितना होगा 2, तो इंक्लूड 2 किया। तो उसके बाद हमने क्या डाला है 3, और 3 डालने के बाद क्या हो रहा है, सम कितना हुआ 5, तो इंक्लूड 5। तो हम क्या करेंगे आगे, हम इंक्लूड कर सकते हैं 5। तो 2 3 5, उसका सम कितना हुआ 5 10। तो यहाँ पे इंक्लूड 3 होना चाहिए, देखो। हाँ, तो हमने यहाँ पे 3 ऐड किया था, तो यहाँ पे हमने 5 ऐड किया, और 10, और टारगेट सम हमारा कितना था 10। तो एक वैलिड सबसेट मिल गया हमें 2 3 5 वाला। तो उसके बाद क्या है, हम क्या करेंगे, अगर हमने 6 ऐड किया तो सम सम एक्सीड हो जाएगी, और इसलिए हम क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे। तो हमने 5 को रिमूव किया, और हमने क्या किया, फिर से आए हम 2 और 3 पे, जहाँ पे हमने बैक ट्रिक किया कैसे, एक्सक्लूड 5 करके। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट एलिमेंट ऐड किया 2 3 6, तो 11, फिर से सम एक्सक्लूडेड, तो बैक ट्रैक। और उसके बाद जो भी हम ऐड करेंगे वो हमें बैक ट्रैक ही देगा। तो हम क्या करते हैं, 3 को भी एक्सक्लूड करते हैं, 3 को भी एक्सक्लूड करते हैं, और
सम उसके बाद हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट एलिमेंट है 5, तो यहाँ पे 5 ऐड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भाई ने 6 लिया है, तो ठीक है, 2 और 6, 6 इंक्लूड 6। ऐसे तुम्हें क्या करना है, हर एक एलिमेंट्स को ऐड करना है, बैक ट्रैक करना है, ऐड करना है, बैक ट्रैक करते करते जाना है, और तुम्हें हर एक वैलिड सबसेट फाइंड करने हैं। तो तुम क्या करोगे, एग्जाम में लिखते हो तो क्या तुम्हें क्या करना है, देखो कि तुम्हें सॉल्यूशंस ऐसे दिख के ही पता चलेंगे कि कौन से सॉल्यूशन है, और तुम्हें वाइल सॉल्विंग कुछ स्टेप्स तुम्हें स्किप करने हैं और कुछ सभी लिखने हैं, मतलब बहुत सारे लिखने हैं, कि एग्जाम में तुम इतना सारा तो लिखते लिखते नहीं बैठने नहीं वाले हो, तो कुछ स्टेप्स तुम्हें स्किप करने हैं, लेकिन ऐसे ही कुछ अट्रैक्टिव टेबल बनाओ, और जो वैलिड स्टेप्स है उन सबको मेंशन करो, ठीक है। मतलब सिंपल है ये वाला टेबल तुम्हें बनाना, और उसके बाद तुम्हें क्या करना है, इस टेबल से ना उस स्टेट स्पेस ट्री बनाना है। तो स्टेट स्पेस ट्री बनाते कैसे, तो देखो कि सबसे पहले तुम स्टार्ट करोगे 0 से, और 0 के बाद तुम क्या करोगे, जो फर्स्ट एलिमेंट है तो इसको एक बार इंक्लूड करोगे, इंक्लूड, और उसको एक बार एक्सक्लूड करोगे। फर्स्ट एलिमेंट को अगर तुमने इंक्लूड किया तो सम कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट क्या था, 2 ही था ना, तो ठीक है, 2 था। अब अ, फिर से यह आने के बाद तुम्हें यहाँ इसमें क्या लिखना है, सम लिखना है। तो इसमें फिर से तुम क्या करोगे, 3 एक बार ऐड करोगे। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट क्या था, 3 था, कि 2, 3, 5, 6, 8, ऐसा कुछ तो था, ठीक है। तो ए स्टेट स्पेस ट्री में तुम्हें क्या करना है, कि एक बार इंक्लूड करना है, एक बार एक्सक्लूड करना है, और तुम हमेशा स्टार्ट करोगे 0 से, रूट नोड तुम्हारा हमेशा 0 होगा। तुम फर्स्ट एलिमेंट ऐड करोगे तो हो जाएगा 2, उसमें सेकंड एलिमेंट एक बार ऐड करोगे, एक बार नहीं ऐड करोगे। अगर तुमने ऐड किया तो सम कितना हो जाएगा, 5। अगर नहीं ऐड किया तो सम कितना हो जाएगा, 2 ही रहेगा। तो फिर 5 में एक बार तुम ऐड करोगे, एक बार नहीं ऐड करोगे। अगर तुमने 5 में ऐड किया, नेक्स्ट एलिमेंट कितना है, 5 है, तो अगर 5 में ऐड किया तो 10 है, तो तुम्हें एक सोल्यूशन मिल जाएगा। और तुम्हें ऐसा एक स्टेट स्पेस ट्री बनाना है कि ऐड करेंगे एक बार नहीं करेंगे, ऐड करेंगे एक बार नहीं करेंगे, और जो तुम्हें सॉल्यूशन मिले थे तो तुम्हें वो सभी मतलब डिफाइन करके तुम्हें वो रिटर्न करने हैं। मतलब देखो अब यहाँ पे 8 हमने 2 में ऐड किया तो हमें 10 मिल गया, तो ए भी एक सोल्यूशन है, और आखिरी वाला सोल्यूशन है ए वाला, जो सिर्फ 10 वाला है। तो तुम्हें ये सब सोल्यूशन उस स्टेट स्पेस ट्री में भी डिफाइन करने हैं, ठीक है। इतना ही है इसमें। और इसके बाद पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हाफ ऑफ चैप्टर, दैट इज ब्रांच एंड बाउंड अप्रोच। तो इस अप्रोच में क्या है कि इट इज जनरल एल्गोरिथम टेक्निक फॉर सॉल्विंग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग कॉम्बिनेटरल सर्चेस, जिसमें बहुत सारे कॉम्बिनेटरल सर्चेस है, उसे हम सॉल्व करने के लिए ब्रांच एंड बाउंड यूज करते हैं। तो all possible solutions while pruning optimal branches of solution free to reduce computation। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सभी solutions फाइंड करेंगे, और while exploring all possible solutions, हम जो ऑप्टिमल ब्रांच नहीं है उसको हम प्रून करेंगे, क्योंकि फॉर रिड्यूस कंप्यूटेशन, मतलब बैक ट्रैकिंग जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हम बैक ट्रैक नहीं कर रहे, हम बाउंडिंग कंडीशन पे चेक कर रहे हैं कि अगर बाउंडिंग कंडीशन पे वो ब्रांच पे वैलिड नहीं है तो हम वो कंप्लीट ब्रांच रिमूव कर देंगे। मतलब इससे हमारा बहुत सारा कंपटीशन रिड्यूस हो रहा है। तो ब्रांच एंड बाउंड हम जनरली मिनिमाइजिंग प्रॉब्लम के लिए यूज़ करते हैं। और अगर इसका एग्जांपल देना है तो TSP, 01 नैपसैक। 01 नैपसैक प्रॉब्लम मैक्सिमाइजिंग का है, लेकिन हम उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, तो देखेंगे आगे। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ब्रांचिंग, डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स बाय मेकिंग डिसीजन एट ईच लेवल ऑफ सॉल्यूशन ट्री। तो ब्रांचिंग मतलब क्या, हम उस बिग प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे। और बाउंडिंग क्या है, कैलकुलेट द बाउंड और अपर और लोअर बाउंड फॉर ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन ईच ब्रांच टू डिटरमाइन वेदर इट कैन बी लीड टू ऑप्टिमल सॉल्यूशन और नॉट। मतलब हम हर एक लेवल पे ना एक अपर बाउंड डिफाइन करेंगे। तुम अगर तुम्हें जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तुम क्लियरली देख सकते हो कि हम हर बार अपर बाउंड
कैलकुलेट कर रहे हैं। और वही है बाउंडिंग कंडीशन कि अगर अगर बाउंडिंग अपर बाउंड हमें इनवैलिड आ रहा है तो हम क्या करेंगे, वो ब्रांच कंप्लीटली प्रून कर सकते हैं। तो यही है बाउंडिंग कंडीशन। और प्रूनिंग क्या होता है कि डिस्कार्ड ब्रांचेस दैट कैन नॉट yield टू बेटर सॉल्यूशन दैट करंट बेस्ड ऑन द बाउंड। प्रून मतलब वही डिस्कार्ड करना जो ब्रांच हमें ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन नहीं दे रही है। ठीक है, ब्रांच एंड बाउंड इज कॉमनली यूज्ड इन प्रॉब्लम लाइक ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम एंड नैपसैक प्रॉब्लम। तो ये दोनों भी हमें देखने हैं। अब हम देखेंगे कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन ऑफ लीस्ट कॉस्ट सर्च। मतलब ब्रांच एंड बाउंड के सॉल्व करने के तीन मेथड्स है, स्ट्रेटजीज है, फीफो, लिफो एंड लिस्ट काउंट। तो उसमें से हमें देखना है लिस्ट काउंट एल्गोरिथम का कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन। तो क्या होता है इसमें कि क्रिएट अ प्रायोरिटी क्यू दैट इज मिनिमम टू स्टोर नोड्स एट स्टार्टिंग नोड initial state with its cost, while nodes in queue take node with smallest cost from queue if the node is solution of that is goal state. Compare its cost with the best solution found so far. If better, update the best solution. If it is not, then create a new node by making possible decision from current node. Calculate cost of each node, add each child to queue only if its cost lead to a better solution. ठीक है, व्हेन क्यू इज एम्प्टी रिटर्न बेस्ट सॉल्यूशन फाउंड। अब ये तुम्हें ना मतलब समझ अच्छी तरह समझेगा नहीं, तो तुम एक बार जब तुम एग्जांपल देखोगे 01 नैपसैक का, तो तुम्हें ये एल्गोरिदम बहुत बढ़िया समझेगा। तो मतलब ये एल्गोरिदम एक बार देख लो। अगर तुम्हें कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन पूछा तो तुम्हें ये लिखना पड़ेगा। तो देखते भाई नैपसैक का न्यूमेरिकल। और अब मैं तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई, वो सब जान। ठीक है, तो नैपसैक का हमने यूजिंग द ग्रेडी अप्रोच एंड डीपी सॉल्व किया है। तो अब हम देखने वाले यूजिंग द ब्रांच एंड बाउंड नैपसैक कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन दिया है, प्रॉफिट वेट गिवन है। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, इनिशियली हम अपर बाउंड का एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे और जिसको हम इन्फिनिटी को एज्यूम करेंगे। ठीक है, उसके बाद ना अपर बाउंड को कैलकुलेट कैसे करेंगे, पी आई इंटू एक्स आई, मतलब प्रॉफिट इंटू एक्स। और एक्स क्या है कि 1 और 0, मतलब लेंगे या नहीं लेंगे, यही है एक्स। और कॉस्ट क्या है, कॉस्ट भी वही है लेकिन सिर्फ हम यहाँ पे फ्रैक्शन में लेंगे कि अगर वेट हम इसमें फ्रैक्शन में ले सकते हैं और अपर बाउंड में फ्रैक्शन में नहीं लेंगे, इतना ही है। ठीक है, उसके बाद है तो और एक बात, नैपसैक में हमें क्या करना पड़ता है कि मैक्सिमाइज करना पड़ता है। और ब्रांच एंड बाउंड किसके लिए है, मिनिमाइजेशन के लिए है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू को ना निगेटिव में ले लेंगे। मतलब आफ्टर कैलकुलेशन वी एज्यूम दैट -32 is the cost, like because of the we are assuming that it is a minimizing problem and then doing calculation। ठीक है, अब स्टेप 1 में ये लिखने के बाद स्टेप 2 में तुम्हें क्या करना है कि फर्स्ट नोड लेना है और उस नोड के लिए ना तुम्हें अपर बाउंड कॉस्ट निकालनी है। तो तुम्हें फर्स्ट स्टार्टिंग से प्रॉफिट और वेस्ट कैलकुलेट करना है। और तुम्हें स्टार्टिंग में क्या था, 18 + 10 प्लस यहाँ पे और नीचे वेट लिखो 9 + 4, 9 + 4 हो गया 13। और तुम्हारा मैक्सिमम वेट कितना है, नैपसैक की कैपेसिटी कितनी है, 15। तो तुम और कितने ऐड कर सकते हो, 2 ही ऐड कर सकते हो। तो 12/16 डिवाइड इंटू 2, तो मतलब पार्शियल प्रॉफिट ऑफ द दैट ऑब्जेक्ट। तो एक कैलकुलेशन करने के बाद हमें कितना आएगा, -32। ठीक है, तो और अपर बाउंड में क्या होगा कि अपर बाउंड में हम क्या करते हैं, लेते या नहीं लेते, हम पार्शियली लेते नहीं है अपर बाउंड में। तो अपर बाउंड कैलकुलेट करने के बाद वो कितना आएगा, 18 + 10 दैट इज -28। तो माइनस अब क्या करना है हमें, -∞ से -28 छोटा है तो अपर बाउंड को अपडेट करो। और जो तुमने फर्स्ट बाउंड मतलब फर्स्ट नोड कैलकुलेट किया है वो ड्रॉ करो और उसका अपर बाउंड एंड कॉस्ट वहाँ पे लिखो। ठीक है, स्टेप 3 में तुम्हें क्या करना है, कंसिडर 2 पॉसिबिलिटी दैट आइटम 1 इज टेकन और नॉट टेकन। अगर तुमने आइटम 1 लिया तो एज इट इज सेम रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे भी आइटम 1 लिया था। ठीक है, तो आइटम 1 लिया तो सेम रहेगा, और नहीं लिया तो हमें क्या फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, यू और सी। और फिर से कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट छोड़ के हम नेक्स्ट वाले लेंगे, 10, 12 और 4, 6 और 2 वाले। तो
कॉस्ट इतना आएगा, -32 आएगा, और अपर बाउंड भी -32 आएगा। तो माइनस यहाँ पे कितना -28 था, तो -32 उससे छोटा है, तो फिर से अपर बाउंड, ओवरऑल अपर बाउंड अपडेट करो और ट्री में ए निकालो, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, देखना है कि अपर बाउंड किसका छोटा है, -32 का छोटा है, तो -32 वाला एक्सप्लोर करो पहले, उसके बाद हम ए भी एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो -32 को एक्सप्लोर करेंगे, आइटम 2 लेंगे या नहीं लेंगे। तो लेने के बाद क्या होगा, तुमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे अपर बाउंड कितना आ गया, जब तुम आइटम 2 नहीं लेंगे, लेने के बाद तो सेम ही रहेगा, और आइटम 2 जब नहीं लोगे तो क्या होगा कि यहाँ पे उसका अपर बाउंड और कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा, -22 तो -22 इफ कंसिडर विच इज़ ग्रेटर दैन -32, तो हमें वो बाउंडिंग कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सीधा वो ब्रांच ही किल कर देंगे, ठीक है। सो वी स्टॉप देयर एंड किल द ब्रांच, ठीक है। फिर हम जाएंगे स्टेप 5 में। स्टेप 5 में क्या करेंगे, जो दूसरा वाला था उसको एक्सपांड करेंगे, उसमें भी वैसे ही रहेगा कि हम आइटम 2 लेंगे और नहीं लेंगे, अगर लेंगे तो सेम ही रहेगा कॉस्ट और अपर बाउंड, और नहीं लेंगे तो हमें आइटम 2 जो इनिशियल ये था उससे हमें रिमूव करना पड़ेगा, और रिमूव करने के बाद हमें क्या मिलेगा कि -30 था, -30 कॉस्ट और -30 अपर बाउंड, और लेकिन ओवरऑल अपर बाउंड कितना है, -32, तो हम क्या करेंगे, -32 लेस देन है उससे, तो हम यहाँ पे फिर से वो वाली ब्रांच किल करेंगे, ठीक है। फिर से इसको किल करेंगे और दूसरी साइड वाले इस वाले को एक्सप्लोर करेंगे, फिर से हमें आइटम 3 लेना है या नहीं लेना है, फिर से दो कंडीशन, फिर से अपर बाउंड कैलकुलेट करना है, कॉस्ट कैलकुलेट करना है, उसके बाद फिर एज अपर बाउंड इज -38 लेस दैन -32, सो वी अपडेट इट, ठीक है। सो फिर अपर बाउंड यहाँ पे कितना है, -28, यहाँ पे कितना है, -38, सो हम फिर से अपर बाउंड अपडेट करेंगे और उसको एक्सपांड करेंगे, ठीक है। तो फिर से आइटम 4 लेंगे या नहीं लेंगे, अगर ले लिया तो फिर से हम कैलकुलेट करेंगे कि -38 आएगा अपर बाउंड और कॉस्ट, और नहीं लिया तो -28 आएगा, -28 तो लेस देन है तो उसको किल करेंगे, -38 है, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, आइटम 4, और आइटम 4 लेने के बाद कॉस्ट कितना आ रहा है, -38 आ रहा है, और वो भी मतलब वही तो है हमारा ऑप्टिमल सेट। तो अ, हमें मतलब सेट में क्या क्या आइटम्स है कि फर्स्ट आइटम को लेना है, सेकंड आइटम को लेना है, थर्ड को नहीं लेना, और फोर्थ को लेना है, मतलब ए बी और सीधा डी, तो टोटल वेट कितना आएगा, 15, ए बी डी का वेट कैलकुलेट करो, वो हो जाएगा 15, और टोटल प्रॉफिट कितना आएगा, जो जो अपर बाउंड है ना वही प्रॉफिट है, तो हमारा प्रॉफिट कितना आएगा, माइनस और मतलब प्लस का 38, तो हो जाएगा टोटल प्रॉफिट। और अगर आप चाहते हो तो यूट्यूब पे वीडियो देखो कि अब्दुल बारी सर का, और नहीं तो नीचे कमेंट करो, मैं अलग से एक वीडियो बना सकता हूँ उस पर, ठीक है। उसके बाद है TSP, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ये भी हमें ब्रांच एंड बाउंड्स की मदद से सॉल्व करना है। तो अगर ग्राफ दिया होगा तो उसका मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करो, और सीधा मैट्रिक्स दिया होगा तो ठीक की बात है, ठीक है। तो हमें क्या करना है मैट्रिक्स देने के जो मैट्रिक्स है उससे, तो हमें मैट्रिक्स को इनिशियली रिड्यूस करना है, तो हम पहले करेंगे रो वाइज रिडक्शन। हम पहले करेंगे रो वाइज रिडक्शन। रो वाइज रिडक्शन में क्या होता है कि जो रो वाइज हम वैल्यू चेक करते हैं, जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ईच रो वाइज हमने लोएस्ट वैल्यू लिख लिए, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वो जो लोएस्ट वैल्यू है ना वो ईच रो में से माइनस करेंगे, तो नया मैट्रिक्स क्या होगा, इन्फिनिटी 0 5 10, ये वाला होगा नया मैट्रिक्स, ठीक है। और एक जो रो वाइज जो हमने वैल्यू निकाले थे उनके हम एडिशन करेंगे, ये थी टोटल 55। उसके बाद आफ्टर रो रिडक्शन हम करेंगे कॉलम रिडक्शन। तो कॉलम रिडक्शन में भी सेम चीज़ है कि लोएस्ट वैल्यू एज कॉलम हमें फाइंड करनी है, ठीक है। और जो है यहाँ पे 0 0 5 10, और फिर वो सब वैल्यू इसमें से माइनस करनी है, ठीक है। तो नया मैट्रिक्स क्या बनेगा तुम्हारा, तो फाइनली ये मैट्रिक्स बन जाएगा जीरोथ वाला मैट्रिक्स की इन्फिनिटी 0 0, और जो हमने कैलकुलेट किया था कि 55 प्लस 8 10 और 5 15, मतलब टोटल कॉस्ट कितनी हो गई इसकी, और जिसको हम एम बोलते हैं उसकी वैल्यू हो गई 70। तो ये होगा हमारा जीरोथ वाला मैट्रिक्स। तो अब हमें क्या करना है, उसका स्टेट स्पेस ट्री ड्रॉ करना है।
तो जिसमें अपर बाउंड इन्फिनिटी है इनिशियली, तो जीरो से हम फर्स्ट हमने ले लिया जीरो, और हमेशा जीरो ही लेना है, ठीक है। मतलब फर्स्ट जो नोड होता है वो हमें फर्स्ट वाला लिखना है, और उसके बाद हम फर्स्ट नोड से किस किस नोड पे जा सकते हैं, तो जीरो से वन जा सकते हैं, जीरो से टू जा सकते हैं, और जीरो से थ्री जा सकते हैं। और हमने इसकी कॉस्ट अभी फाइंड की है, वो है 70। तो अब हमें क्या करना है कि अ, अब जीरो से वन जाने के लिए हमें कितनी कॉस्ट लगेगी ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ जीरो से वन। तो हम क्या करेंगे, जो जीरो रो है उसको इनफाइनाइट सेट करेंगे, और जो फर्स्ट कॉलम है उसको भी हम इनफाइनाइट सेट करेंगे। और जो मतलब हम हमें क्या करना है, जीरो से वन। तो वन से जीरो जा सकते हैं क्या, नहीं, तो हम मैट्रिक्स का वन एंड जीरो, तो उसको भी हम इनफाइनाइट सेट करेंगे, ठीक है। तो ये भी इनफाइनाइट सेट होगा, और ये सेट होने के बाद हमें इस पर फिर से रो वाइज रिडक्शन परफॉर्म करना है और कॉलम वाइज रिडक्शन परफॉर्म करना है। और रो वाइज रिडक्शन में क्या होता है कि मिनिमम वैल्यू हम फाइंड करते हैं, फिर वो सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब इसने साथ में किया है, आपको सेपरेट आउट करना है कि पहले रो वाइज करो, फिर सब्ट्रैक्ट करो, फिर जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसके उसके कॉलम में से सब्ट्रैक्ट करो, बट कॉलम वाइज उसका रिडक्शन करो, मिनिमम वैल्यू फाइंड करो, और फिर सब्ट्रैक्ट करो, फिर वो जो बनेगा वो हो जाएगा नया मैट्रिक्स। उसको उसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स। तो और उसके हम कैलकुलेट करेंगे क्या, एम डैश कितना होगा यहाँ पे 15। तो जो कॉस्ट का फॉर्मूला है हमारा, कॉस्ट फ्रॉम जीरो टू वन, तो सी ऑफ जीरो कोमा वन प्लस एम एंड एम डैश। तो एम क्या था, जीरोथ वाली वैल्यू थी एम एम, एंड एम डैश क्या है, जो वन वाली वैल्यू है वो वाली वैल्यू है। जीरो वाली वैल्यू थी एम, और वन वाली वैल्यू क्या थी, और वन वाली वैल्यू थी एम डैश, ठीक है। तो हमें हमें हमने वो कैलकुलेट की है, और हमें देखना है सी ऑफ जीरो कोमा वन। अब ये सी ऑफ जीरो कोमा वन तुम कहाँ देखोगे, यहाँ इनिशियली क्या है जीरो, तो हमने जो जीरो मैट्रिक्स पहले डिफाइन किया था ए वाला, तो इसके अंदर सी ऑफ जीरो कोमा वन मतलब ए वाला एलिमेंट, ठीक है। इस एलिमेंट की वैल्यू कितनी है, जीरो, तो ये जीरो, ठीक है। तो कॉस्ट फ्रॉम जीरो टू वन, हमें कॉस्ट कितनी आएगी, 70 प्लस 15 85। वैसे ही तुम्हें जीरो से टू कैलकुलेट करनी है, सेम चीज़ करना है तुम्हें। जो यहाँ पे कितना है जीरो, तो जीरो रो को इनफाइनाइट सेट करो। ये कितना है टू, तो सेकेंड कॉलम को इनफाइनाइट सेट करो। और ये फिर क्या करना है, मैट्रिक्स टू और जीरो को हमें क्या करना है, इनफाइनाइट सेट करना है। तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। उसके बाद वही रो रिडक्शन परफॉर्म करना है, कॉलम रिडक्शन परफॉर्म करना है, कॉस्ट एम डैश तुम फाइंड करोगे, और तुम्हें सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगाकर कॉस्ट ऑफ जीरो से टू फाइंड करनी है, वो है 85। फिर से वैसे तुम्हें जीरो से थ्री तुम जब कैलकुलेट करोगे वो भी 85 ही आती है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट सभी की सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी किसी एक को भी एक्सपांड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम यहाँ से जीरो से वन आए थे, ठीक है। तो अब वन से हम जीरो तो नहीं जा सकते, फिर हम वन से कहाँ जा सकते हैं, एक तो टू जा सकते हैं, अदरवाइज थ्री जा सकते हैं, ठीक है। तो यही यही हमने नीचे किया है कि एक तो टू गए हैं या थ्री गए हैं। तो हमें फिर से निकालनी है कि कॉस्ट वन से टू जाने में कितनी लगती है। तो फिर से सेम प्रोसेस है, रो वाइज रिडक्शन, वन से टू मतलब फर्स्ट रो। अब तुम्हें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम प्लस सेकेंड कॉलम को इनफाइनाइट सेट करना है, लेकिन तुम अब यहाँ पे मैट्रिक्स कौन सा लोगे, किस मैट्रिक्स को तुम्हें इनफाइनाइट सेट करना है। तो यहाँ क्या है, वन। तो वन जो हमने निकाला था फर्स्ट वाला, वो कहा था, ये रहा, ये वाला जो मैट्रिक्स तुमने निकाला था, उस मैट्रिक्स में तुम्हें इनफाइनाइट वैल्यू सेट करनी है। तो हर बार तुम्हें मैट्रिक्स प्रॉपरली डिनोट करने हैं, प्रॉपरली लिख के लेने हैं, ठीक है। उसके बाद हम रो रिडक्शन फॉर्म करेंगे, कॉलम रिडक्शन फॉर्म करेंगे, एम और एम डैश की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो तुम्हें यहाँ से थोड़ी गड़बड़ है, तो यहाँ तुम्हें ना 105 वैल्यू आती है, ठीक है। और सिमिलरली तुम कैलकुलेट करोगे, और तुम्हें फिर, हाँ, अगर यहाँ पे कुछ 100 आई या कुछ समथिंग अगर आ गया, तुम्हें कैलकुलेशन करके फाइंड करने, तो इसमें से लोएस्ट कौन सा है, तो 100। तो 100 को हम एक्सपांड करेंगे। अब यहाँ से जीरो से वन गए, वन से टू थ्री जा सकते थे, ठीक है, हम लेकिन थ्री गए। अब थ्री से एक ही बचा है और टू, तो हम टू यहाँ से थ्री से टू, और हमें फिर से थ्री से टू जाने के लिए कॉस्ट फाइंड करनी है। और जो मिनिमम पाथ हमने फॉलो किया, जीरो से वन, वन से थ्री, थ्री से जीरो से वन, वन से थ्री, थ्री से टू, और टू से फिर से जीरो,
ये क्योंकि वो टीएसपी वाला प्रॉब्लम है, तो फिर से तुम्हें डिनोट करना पड़ेगा, टीएसपी हम 0 गए थे। लेकिन तुम्हें जो ये हमने कैलकुलेशन मतलब कॉस्ट जो हमें मिली ये वाली, यहाँ पे 85, यहाँ पे कुछ 100 और यहाँ पे जो आएंगी वो, उन सबको तुम्हें एडिशन करना है और वही है ट्रैवलिंग सेल्समैन की एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। तो अगर तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए, सोल्यूशन मतलब समझना है, तो कमेंट करो कि एक भाई वीडियो बना दो, बनाएंगे वो भी। बाकी तुम अब्दुल बारी सर का वीडियो देख सकते हो, या एक ऋषभ गोयल नाम से है यूट्यूब चैनल, उस पर तुम देख सकते हो, ठीक है। बाकी अ, हमें आखिरी क्वेश्चन है, कंपेयर द बैक ट्रैकिंग एंड ब्रांच एंड बाउंड। तो हमें इनका कंपैरिजन करना है। बैक ट्रैकिंग में क्या होता है, सर्चिंग टेक्निक हम सिर्फ डीएफएस यूज़ करते हैं, लेकिन ब्रांच एंड बाउंड में हम डीएफएस, बीएफएस और बेस्ट फिश सर्च यूज़ करते हैं। फिर बैक ट्रैकिंग में क्या होता है, एक्सप्लोर ऑल पॉसिबल सोल्यूशन बाय ट्रैवर्सिंग बट प्रून्स ब्रांच दैट वायलेट्स कंस्ट्रेंट। और ब्रांच एंड बाउंड में हम प्रून्स के किसके हिसाब से करते हैं, यूजिंग द अपर बाउंड और लिमिट मतलब लोअर बाउंड, दैट इज द बाउंडिंग फंक्शन, ठीक है। प्रूनिंग मेथड यहाँ क्या होती है, यूज एक्सप्लिसिट कंस्ट्रेंट्स, और यहाँ प्रूनिंग के लिए हम क्या करते हैं, बाउंडिंग फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स, सॉल्व कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम, और ब्रांच एंड बाउंड कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सॉल्व ऑप्टिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम्स, ठीक है। ऑप्टिमलिटी डज नॉट नेसेसरी गारंटी टू ऑप्टिमल सोल्यूशन, और ब्रांच एंड बाउंड गारंटी देते हैं ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलने की, ठीक है। परफॉर्मेंस है, कैन बी इनएफिशिएंट फॉर लार्ज प्रॉब्लम्स, और बाउंड ब्रांचिंग एंड बाउंडिंग इफिशिएंट है। और इसके तुम एप्लीकेशन बोलोगे, प्रॉब्लम बोलोगे, तो क्या एन स्क्वीन, सबसेट सम प्रॉब्लम, और 0 1, और ब्रांच एंड बाउंड के 0 1 नैपसैंग एंड टीएसपी। और नीचे तुम्हें ग्रीडी और डायनामिक अप्रोच का डिफरेंस दिया है। तो ग्रीडी का क्या है, सिलेक्ट लोकल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल चॉइसेस एंड each स्टेप अज्यूमिंग द इट लीड्स टू ग्लोबल सॉल्यूशन। डीपी में क्या होता है, इट इंश्योर फिजिबिलिटी बाय सॉल्विंग सब प्रॉब्लम्स सिस्टमेटिकली। और ग्रीडी अप्रोच हमें गारंटी नहीं देता है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन की, डीपी हमें गारंटी देता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इट जनरली नॉन रिकर्सिव होता है, डीपी रिकर्सिव होता है, नॉन मेमोराइजेशन होता है, नो मेमोराइजेशन इज यूज्ड इन ग्रीडी अप्रोच, वी यूज मेमोराइजेशन इन डीपी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है पॉलिनोमियल, दैट इज मतलब एन लॉग एन, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है, एन स्क्वेयर या उससे ज़्यादा होती है, ठीक है। लिटिल स्लोअर होता है या फास्ट होता है, ये सिंपल एंड ईजी होता है। ग्रीडी अप्रोच इम्प्लीमेंट करने के लिए डीपी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, रिकर्जन, क्योंकि यहाँ पे हमें रिकर्जन हैंडलिंग, बेस कंडीशन डिफाइनिंग भी करना पड़ता है। उसके साथ इसके एग्जांपल से हफमैन कोडिंग, एंड इसके एग्जांपल से 0 1 नैपसैक मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इतना ही है इस चैप्टर में। अगर तुम्हें चाहिए डिटेल में एक्सप्लेनेशन ऑफ द दैट प्रॉब्लम्स, देन कमेंट, वी विल गेट दैट आल्सो, ठीक है। थैंक यू, बस इतना ही है इस वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।